शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरपोल से संबंधित। ठीक है। इंटरपोल की 90वें नंबर की बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या भाषण दिया गया है, इससे संबंधित न्यूज़ आई है। तो हम इंटरपोल के बारे में बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर कानून नियम निर्धारित करता है, उस व्यवस्था को हम कहेंगे इंटरपोल। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है इस संगठन में बहुत सारी देशों की सरकारें शामिल हैं। इंटरपोल के 195 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है। ये हेल्प करता है पुलिस को इन ऑल ऑफ देम टू वर्क टुगेदर। पुलिस को ऐसे सहायता करता है कि हमारे देश की पुलिस, चाइना की पुलिस, अमेरिका की पुलिस आपस में मिलकर के काम कर सके और पूरे विश्व भर में शांति, इसके साथ साथ में सुरक्षा बनाए रखे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनाया गया है फ्रांस लियोन में। प्रत्येक कंट्री, ईच कंट्री एन इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी provides the central point of the contact for जनरल सेक्रेटरीट एंड अदर एनसीबीज। यहाँ पर बताया जाता है कि हर देश को एक एनसीबी का गठन करना पड़ता है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर जनरल सेक्रेटरीट एंड अदर एनसीबी। तो जनरल सेक्रेटरीट के लिए सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करने का काम किया जाता है एनसीबी बना करके। एनसीबी क्या है? एनसीबी को चलाया जाता है नेशनल पुलिस ऑफिशियल के द्वारा और नॉर्मली इसकी जो बैठक होती है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी बनाने के लिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डेजिग्नेट किया गया है एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, एनसीबी। भारत की तरफ से किसको डिजाइन कर दिए हम? सीबीआई को कर दिए हैं। यहाँ पर इंटरपोल के द्वारा कितने प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि रेड नोटिस। रेड नोटिस जारी किया जाता है ताकि जो अपराधी है उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके, उसको अरेस्ट किया जा सके विथ ए व्यू टू एक्स्ट्राडिशन, ताकि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके या फिर उसी के समान कोई लॉफुल एक्शन लिया जा सके। इसके बाद आता है ब्लू एक्शन। इसके अंतर्गत अपराधी की एडिशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में, उसकी लोकेशन का पता लगाना या फिर उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्राइम से संबंधित उनकी जानकारी हासिल करी जाती है। ग्रीन नोटिस जारी की जा रही है, इसका मतलब ये है कि हम जो है वार्निंग दे रहे हैं एंड इंटेलिजेंस अबाउट ए पर्सन्स। इंटेलिजेंस को हमने वार्निंग दिए हैं किसी पर्सन के बारे में हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस, जिसने कमिट किया है क्रिमिनल ऑफेंस को, और इसके साथ साथ में आर लाइकली टू रिपोर्ट, वो फिर से ये अपराध कर सकता है दूसरे देशों में। तो हम कौन सी नोटिस जारी करेंगे? ग्रीन नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद एक आता है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल। इसको इशू किया जाता है फॉर द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। ये ग्रुप्स के लिए भी हो सकती है और इंडिविजुअल के लिए भी हो सकते हैं, जो कि टारगेट करता है किसको? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमिटीज़ को। इसके अलावा आती है येलो नोटिस। येलो नोटिस के बारे में भी देख लेते हैं। येलो नोटिस के अंतर्गत हेल्प किया जाता है कि जो मिसिंग पर्सन है उसको लोकेट किया जा सके, उसको बताया जा सके कि कहाँ इसकी लोकेशन हो सकती है। ज़्यादातर माइनर्स जो लोग होते हैं या फिर और टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। ठीक है। ऐसे लोगों की पहचान करना जो कि मिस हो गए हैं, बड़े मुश्किल से, बहुत दिक्कत जा रही है उनका पता लगाने में, तो उस टाइम में येलो नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा ब्लैक नोटिस भी जारी करता है इंटरपोल टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ठीक है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का पता लगाने के लिए, उनकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस की बात करें
तो इसके अंतर्गत किसी भी इवेंट में वार्निंग दी जाती है, एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट को लेकर के, या फिर प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग ए सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी से संबंधित मुद्दा आ गया है। इसके अलावा पर्पल नोटिस भी जारी किया जाता है टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट, डिवाइस एंड कंसीलमेंट मेथड यूज्ड बाय द क्रिमिनल। तो क्रिमिनल के द्वारा कौन कौन से ऑब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ किया गया है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन दी जाती है पर्पल नोटिस के माध्यम से। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी भी इसको बोला जाता है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सरकार क्या काम करती है? एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे कि धान की कटाई हो चुकी है, कुछ कुछ एरिया में अभी बची भी होगी, कहीं कटाई चलती होगी। अब इसके बाद किसान अपने खेतों की तैयारी करेंगे और फिर गेहूं की बुआई की तैयारी उनकी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये गेहूं की बुआई का जो टाइम पीरियड है उसके पहले ही सरकार इस पीरियड पर क्या काम कर देती है? एमएसपी की घोषणा कर देती है। मतलब कि जो रबी की फसलें हैं, इनकी बुआई के पहले या फिर खरीफ की फसल की बुआई के पहले ही सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है। एमएसपी कई सारी फसलों के ऊपर दी जाती है। अलग अलग फसलों की सरकार अलग अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। एमएसपी को किसी फसल में सरकार बढ़ा देती है, किसी में जैसे के वैसे रहने देगी, किसी किसी में घटा भी देती है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार इसीलिए देती है, मान के चल लीजिए इस साल में प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि प्रोडक्शन किसानों का कम हुआ, दूसरी कंडीशन ये है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उस कंडीशन में व्यापारी लोग हो सकता है किसानों को उतने कम दाम, ज़्यादा दाम ना दें। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सरकार ने जब एमएसपी निर्धारित कर दी है कि हम जो है आपकी फसल इतने में खरीदेंगे, इससे किसानों क्या है, व्यापारी लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं कि जब हमको सरकार इतना दे रही है तो आप भी हमें ये रेट लगाओ, और नहीं तो हम सरकार के पास बेचेंगे। इस प्रकार से वो मोल भाव कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, जब प्रोडक्शन डाउन होता है, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, इसके बाद ओला पड़ गिर गया, तुषार पड़ गया, खड़ी फसल गिर गई, उस कंडीशन में क्या होता है ना, किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी उनको फ़ायदा होगा एमएसपी यदि सरकार दे रही है। भले ही मेरे पास थोड़ी सी फसल हुई है, जितनी भी फसल हुई है मैं उसको एमएसपी में बेचूंगा तो कम से कम मेरे को फ़ायदा तो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित कर देती है सरकार कि किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए एमएसपी के माध्यम से। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि सरकार को लग रहा है कि अभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार क्या काम कर देगी? जो तिलहन वाली फसलें हैं, ठीक है, तिलहन वाली फसलों में एमएसपी बढ़ा देगी। दालों के दाम बढ़ रहे हैं तो दलहन वाली फसलें हैं उनके दाम बढ़ा देती। दलहन वाली फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गई, ठीक है, मसूर, ये सारी फसलें आ जाती हैं दलहन के अंतर्गत। तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, ये सारी चीज़ें तिलहन वाली फसलों के अंतर्गत आ जाती। इसके अलावा सूरजमुखी भी इसके अंतर्गत आती है। तो एमएसपी के बारे में हम समझ लिए हैं। तो एमएसपी क्या है? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है जो कि किसानों की आय को समर्थन प्रोवाइड करने का काम करता है, इंसेंटिवाइज करने का काम करता है। सपोर्ट प्राइसेस की बात करें तो प्रत्येक क्रॉपिंग सीजन के दौरान गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 क्रॉप्स के लिए। उन फसलों में कौन कौन सी चीज़ें कवर की गई हैं? 7 प्रकार के सीरियल्स हैं। ठीक है, मतलब कि मोटे अनाज। सीरियल्स हैं, अनाज हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाता है? पैडी है, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और
बे बरेली है क्या ये? बेयरली। बारले, बारले मतलब होता है जौ। जौ जिसको जई भी बोलते हैं। ये पिक्चर दिखा रहा है यहाँ पर, इसको देख लीजिए, ऐसी दिखती है ये। ठीक है, तो बारले है। 5 टाइप के पल्सेस में ये प्रोवाइड करी जाती है एमएसपी। चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 किस्म के ऑयल सीड के लिए इसमें आ जाता है रेपसीड, मस्टर्ड, ठीक है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सेसमम। सेसमम का इसमें हिंदी में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, देख लेते हैं, इसकी इमेज से पता चल जाएगा। तिल है ये, ठीक है। सेसमम मतलब तिल होता है, ये तिल का पौधा है। तो तिल के लिए भी प्रोवाइड की जाती है एमएसपी। तिल हो गया। इसके अलावा सेफ्लावर, सेफ्लावर मतलब कुसुम। इसके अलावा नाइगर सीड, नाइगर सीड, इसको भी देख लेते, इसका भी हिंदी अनुवाद यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ये इसका पिक्चर हो गया, यहाँ पर लिखा है इसका हिंदी मतलब रामतिल, और रामतिल अभी इसको बोलते हैं इंगा सीड, ब्लैक सीड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ में 4 कमेरिकल क्रॉप के ऊपर भी सरकार एमएसपी देती है। वो है कौन कौन सी फसलें? कॉटन, शुगर केन और कोपरा। इसके अलावा कच्चा जूट। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर एमएसपी को लेकर ही आ जाती है, सरकार केवल एमएसपी पर 2 ही फसलें खरीदती है, गेहूं और धान। इसके अलावा अन्य फसलों के बारे में बात करें तो सरकार बहुत ही कम इन फसलों को खरीदती है। इसी के चक्कर में आज देखोगे ना, मैं यदि हमारे गांव की ही बात कर लूँ तो हमारे गांव में पहले सारी फसलें बोई जाती थी। हमारे यहाँ पर तिल बोया जाता था, सरसों लगाते थे, अरहर लगाते थे, तिवड़ा, मसूर, बहुत सारी फसलों की खेती की जाती थी। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि किसानों ने प्रगति जरूर करी है, ऐसा नहीं है कि किसानों का जब प्रोडक्शन बढ़ा है ना, लेकिन दिक्कत वाली बात ऐसी हो गई है, पहले हमारे इधर पर सोयाबीन भी लगाते थे। आज के टाइम में देखो मात्र 2 फसलें लगाई जाती हैं मेनली। एक तो लगाते हैं धान बारिश के टाइम में, और दूसरी लगाते हैं गेहूँ। ठीक है। अब किसानों को ये पता है कि हमारा सारा का सारा माल बिक जाएगा एमएसपी में। ठीक है, तो हम अदर फसलों को क्यों लगाएंगे? दूसरे नंबर की बात यह है, इनका प्रोडक्शन, इनकी पैदावार भी अच्छी होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप देखोगे। इस चक्कर में आज के टाइम में मात्र दोनों ही फसलें हमारे यहाँ पर लगा रहे हैं, बाकी फसलें आपको बहुत ही कम देखने को मिली। चना, मटर, मूंग, मूंगफली, ये सब इसकी खेती एकदम कम हो गई है। लेकिन इससे नुकसान किसान लोगों का ही होता है, इससे भूमि की जो उर्वरता है ना वो कमज़ोर हो जाती है। तो कौन डिसाइड करता है एमएसपी? एमएसपी तो एमएसपी अनाउंस किया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार इसके लिए घोषणा करती है। इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन, ये केंद्र सरकार का डिसीजन रहता है। लेकिन गवर्नमेंट लार्जली बेसिस इस डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएसीपी। लेकिन केंद्र सरकार भी किसकी बात मानती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, सीएसीपी की बात मानती है, और ये जो जो भी रिकमेंडेशन देती है उसके हिसाब से फिर एमएसपी तय की जाती है। जबकि देखो, while recommending MSPs, the CSEP looks at the following factor। CSEP कौन कौन से फैक्टर को देखती है? पहले नंबर की बात यह है, किस चीज़ की डिमांड है और कितनी हमारे पास सप्लाई मौजूद है फसलों को लेकर के। ठीक है, इसके प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट हो सकती है, मार्केट का प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर, इसके साथ साथ में इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी कैसी है, the term of trade between agriculture and non-agriculture, that is ratio of prices of farm input and farm output। इसके अलावा मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कम से भी कम ऐसा होना चाहिए कि यदि मैंने 100 रुपये लगाया हूँ खेती करने के लिए, तो कम से भी कम 50 रुपया
का तो मार्जिन मुझे मिलना चाहिए। द लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ द एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ द दैट प्रोडक्ट। तो देखिए, तीन प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं। सीएसीपी प्रोजेक्शन लगाता है तीन प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट को एवरी क्रॉप के लिए, बोथ एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। एक होता है ए टू कवर करता है जितना भी पेड आउट कॉस्ट है डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर। ये पूरा खर्चा किसान उठाते हैं डायरेक्टली, जैसे कि बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर में पैसा लगाना है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, लेबर लगाना है। इसके साथ साथ में यदि मैंने ज़मीन को लिया हूँ तो वो भी आ जाएगा। फ्यूल, इरिगेशन, ए टू हो गया खर्चा। ए टू में एफ एल को जोड़ा जाता है। इसमें क्या क्या हो गया, इंक्लूड्स ए टू प्लस एन इन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। इसमें शामिल हो जाता है क्या चीज़, जैसे कि हम बाहर से मजदूर तो लगवा ही रहे हैं, हो सकता है कोई गरीब किसान ऐसा भी है जिसने मजदूर नहीं लगाया है, वो घर के खुद ही के मेंबर को ले जाता है, कटाई करवाने के लिए ले जाता है, बुआई करवाने के लिए ले जाता है, तो वो ए टू प्लस फैमिली लेबर हो गया। इसके बाद आ जाता है सी टू। इट इज़ ए मोर कम्प्रहेंसिव कॉस्ट। ये क्या है, मोर कम्प्रहेंसिव कॉस्ट मानी जाती है, जो कि फैक्टर करती है इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन owned land and fixed capital asset on top A2 plus FL। देखिए, इसके अंतर्गत बताया जा रहा है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेंटल से संबंधित है, इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन आउंड लैंड, ठीक। इसके अलावा इंटरेस्ट भी आ जाता है, ब्याज वगैरह, यदि मैं कहीं से इंटरेस्ट लिया हूँ, लोन लिया हूँ तो। इसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट कैपिटल है उसके अंतर्गत। यहाँ से और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये जो C2 वाली चीज़ है इसमें आखिर है क्या। तो किसान की जो स्वामित्व वाली भूमि है और अचल संपत्ति का किराया और ब्याज को भी इसमें शामिल किया जाता है। किराया प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमको क्या निकल कर आ जाता है, C2 निकल कर के आ जाता है। तो C2 को भी हम देख लिए हैं। तो जो CACP होता है वो कंसिडर करता है A2 प्लस FL एंड C2 को, जब भी वो MSP के लिए रिकमेंडेशन देता है सरकार को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PIB की नेशनल मेटलर्जिस्ट डे अवार्ड, राष्ट्रीय धातु कर्मी अवार्ड के बारे में। इसको क्रिएटेड किया गया था 1962 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस के द्वारा, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके, ऑनर दिया जा सके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटलर्जिस्ट इन मेट्रोलॉजिकल फील्ड कवरिंग ऑपरेशन, रिसर्च, डिजाइन, एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन। जो धातुकर्मी लोग हैं, मेटलर्जिस्ट लोग हैं, उनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारी रिसर्च करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन करने का काम करते हैं, इसलिए पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है प्रोवाइड किया जाता है एनुअल बेसिस पे, हर साल इसको देते हैं। केवल 2 इंडियन नेशनल्स, किसको दिया जाता है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को इसको प्रोवाइड किया जाता है। पहला जो अवार्ड था वो दिया गया था 1963 में, और फिर इसके बाद हर साल ये पुरस्कार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओवर द ईयर्स द नंबर ऑफ कैटेगरी एंड अवार्ड मनी वर रिवाइज्ड अपवार्ड। देखिए, समय के साथ साथ में बताया जा रहा है कि इसमें रिवाइज होते रहा, संशोधन होते रहा। स्कीम का नाम है नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। ऑब्जेक्टिव बता हम ऑलरेडी से पढ़ ही चुके हैं इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ में मोड ऑफ नॉमिनेशन क्या होगा, डेट ऑफ नेशनल मेटलर्ज इसकी अवार्ड की क्या रहेगी, 3 फरवरी एवरी ईयर। हर साल 3 फरवरी को ये प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि इसको क्रिएट इट वाज ऑन 3 फरवरी 1959 when President Dr. Rajendra Prasad commissioned the first blast furnace of country after independence at राउरकेला। तो 3 तारीख को ही हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राउरकेला में पहली ब्लास्ट फर्नेस देश को समर्पित किया था, राउरकेला उड़ीसा में।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बुकर प्राइज़ से संबंधित ये न्यूज़ आई है। इसमें बताया जाता है श्रीलंकन के जो ऑथर हैं सेहन करुणातिलका, इन्होंने जीत लिया है 2022 के बुकर प्राइज़ को फॉर हिज सेकंड नॉवल। इनका ये दूसरा उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेइडा। इन्होंने डिस्क्राइब्ड बाय द जजेस एज ए हुड हुडूनिट हुडूनिट, क्या शब्द है इसका, कोई हिंदी में है या नहीं है क्या मालूम। ये एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है ड्रिवन वैरायटी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शंस इन विच द पजल रिगार्डिंग, ऐसे ऐसे वर्ड आ गए हैं इसमें तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसको मिला है, इनकी किताब का नाम क्या है, और ये जो हू डू नीट है इसका भी हम अर्थ बाद में देख लेंगे। और इसमें बताया जा रहा है जजेस ने जो डिस्क्राइब किया था इनके उपन्यास को, कहा था कि टाइम के अगेंस्ट में किस प्रकार से रेस चल रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से। हाल ही में हम ये देखे थे कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को अब हिंदी में भी स्टूडेंट लोग कर सकेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर की कुछ बुकों का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। बाकी की क्लासेस जो रहेंगी बाकी ईयर की, वो अभी उनका काम बाकी है। तो ये निर्णय आया ही था। इसके बाद सरकार की तरफ से अगला कदम ये उठाया गया है कि उनका कहना देखिए, सरकार कह रही है कि धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। ठीक है, हर मेडिकल कॉलेज में धन्वंतरी की पूजा होना चाहिए मध्य प्रदेश में। 2 days आफ्टर लॉन्चिंग मेडिकल एजुकेशन टेक्स्ट बुक इन हिंदी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में अनाउंसमेंट करी है कि भगवान धन्वंतरी ये हिंदू गॉड माने जाते हैं, किसके, हेल्थ के। इनकी वर्शिप की जाएगी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, ड्यूरिंग द धनतेरस फेस्टिवल। स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्व सारंग ने कहा था 22 अक्टूबर को, स्टूडेंट्स, डॉक्टर एंड रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट इन ऑल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन स्टेट विल ऑफर प्रेयर्स। इस टाइम में क्या होने वाला है, प्रेयर होने वाली है लॉर्ड धन्वंतरी की, एंड दिस विल बी एनुअल इवेंट, और ये सालाना इवेंट होने वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए जा सकते हैं कि सरकार हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है, आरोपित कर रही है। इनमें से हो सकता है कि अलग अलग जाति धर्म वाले लोग रहते हों, लेकिन वो उनको किसी के ऊपर आप ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को आप नहीं थोप सकते, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए सरकार कह रही है कि आप इसको रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल ना देखें, इसका कोई रिलीजन लिंक नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूएस से। यूएस ने हैंड ओवर किया है 307 एंटीक आइटम। ठीक है, एंटीक आइटम वैल्यूड एट नियरली $4 मिलियन। अब आप सोच लीजिए 307 आइटम की कीमत $4 मिलियन है। ठीक है, एंटीक मतलब होता है स्ट्रेंज, अनोखा, मार्वलस, अनकाउथ, यूनिक, कॉमिकल। यूएस अथॉरिटीज़ फॉर्मली इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। यूएस की अथॉरिटीज़ ने 307 एंटिक्विटीज़ को, प्रतिमूर्तियों को, जिसका एस्टिमेशन लगाया जा रहा है $4 मिलियन। किनको, इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है मंडे के दिन ये रिकवर की गई थी इंटरनेशनल स्मगलर सुभाष कपूर की आर्ट गैलरी से, एंड अदर आर्ट गैलरीज एज वेल एज मल्टीपल ट्रैफिकिंग नेटवर्क। इसके अलावा भी जो इनकी तस्करी होते रहती है ना, वहाँ से भी इनको जब्त किया गया है। लगभग 235 इस प्रकार की जो प्रतिकृतियां हैं ये सीज की गई थी, किससे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आईआईएससी की स्टडी से संबंधित। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो की माना जा रहा है लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी के मामले में। एक स्टडी कैरी आउट की गई थी रिसर्चर एट सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस के द्वारा, और इसमें शामिल थे दिवेचा सेंट्रल फॉर क्लाइमेट चेंज, DCCC, IISC।
इससे ये पता चला है ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हुआ करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी के मामले में। तो भूमि में जो सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने में ग्रेजिंग एनिमल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 16 साल का अध्ययन था कैरी आउट किया गया था CES और DCCC के रिसर्चरों के द्वारा। उन्होंने ये बताया है कि जो बड़े बड़े मैमेलियन हर्बीवोरस होते हैं जैसे कि याक आइबैक्स ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग द पूल ऑफ सॉइल कार्बन। ठीक है, सॉइल कार्बन का जो पूल है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण अदा करते हैं भूमि का जो बड़े बड़े किस्म के जानवर होते हैं जैसे याक आइबैक्स हो गया। ठीक है, इन ग्रेजिंग इकोसिस्टम सच एज स्पीति रीजन इन हिमालयाज पार्टिकुलरली कहाँ पर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये हिमालयन रीजन में ही पाए जाते हैं याक और आइबेक्स, इसलिए वहाँ पर इनका महत्व बताया गया है। एक्सपेरिमेंटल रिमूवल ऑफ ग्रेजिंग बाय हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब जो कि शाकाहारी रहते हैं ना उनको बोला जाता है, from such ecosystem was found to increase the fluctuation in the level of soil carbon। यदि हम इनको यहाँ से हटा देते हैं वहाँ की मिट्टी का परीक्षण करेंगे तो ये पता चलता है कि जो सॉइल कार्बन का जो लेवल है ना उसमें फ्लक्चुएशन आना चालू हो जाता है विच कैन हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और इसका असर ऐसा पड़ेगा कि जो ग्लोबली कार्बन साइकिल चल रहा है उस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। स्टडी का कहना है कि चूंकि जो सॉइल है इसमें शामिल है ज़्यादा से मोर कार्बन देन ऑल प्लांट्स की अपेक्षा मिट्टी में ज़्यादा कार्बन है एंड द एटमॉस्फेयर कंबाइंड, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें भी पाई जाती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर इट्स परसिस्टेंस, इसीलिए इसकी जो उपस्थिति है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी ये जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनकी डेथ होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर रिमेन इन द सॉइल, अब इनका जो अवशेष है मिट्टी पर बच जाता है फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे समय तक बिफोर माइक्रोस ब्रेक इट्स डाउन, इसके बाद माइक्रो जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसको ब्रेक डाउन करना चालू कर देते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन एटमॉस्फेयर में एज ए कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर। तो ये जो सॉइल का पूल है ना ये रिलायबल सिंक माना जाता है फॉर ट्रैपिंग कार्बन, कार्बन को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। मेंटेनिंग स्टेबल लेवल ऑफ कार्बन इन द सॉइल इज देयरफॉर की टू ऑफसेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से बचना है हमें तो कार्बन को मेंटेन करिए आप मिट्टी में, ऐसा कहना है सुमंता बागची का, एसोसिएट प्रोफेसर हैं CES के। तो एक की फैक्टर जो कि अंडरलाइन करता है कार्बन लेवल फ्लक्चुएशन को वो था नाइट्रोजन। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन नाइट्रोजन कैन आइदर स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज कार्बन पूल। इसकी बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस से रिलेटेड, ये मानी जा रही, देखिए 6 स्पाइडर की स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं पूरे देश भर में। तो एरेक्नोलॉजिस्ट जिसको पुरातात्विद बोलते हैं हम, सेंटर फॉर एनिमल टैक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी, क्रिस्ट कॉलेज, इरिंजालाकुडा, केरला के, इन्होंने डिस्कवर किए हैं 6 नई स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश भर से स्पाइडर की नई प्रजातियों की खोज की गई है। अब ये जो न्यू स्पीसीज हैं स्पाइडर्स की ये पाई गई थी कहाँ पर, गारो हिल्स मेघालय में, थार डेजर्ट राजस्थान में, वाइल्ड लाइफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा कोट्टापारा हिल्स नियर कोथामंगलम, इसके अलावा थुम्बू थुम्बूर मुजी बटरफ्लाई गार्डन नियर एथरीपल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट कैंपस अकॉर्डिंग टू द, इतनी जगह से ये प्रजातियां पाई गई हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। और भी यदि हम बात करें अदर मेंबर्स हैं इस टीम की जिन्होंने खोज किया वो ऋषिकेश है, बालकृष्णा त्रिपाठी है, सुधीन है, शिल्पा और अमूल्या बाजी।
तो जो स्टडीज कंडक्ट करी गई थी गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिजल्टेड इन द फर्स्ट स्पॉटिंग ऑफ जीनस सियाम स्पिनोपस। ठीक है, पहली बार स्पॉट किया गया था एक जीनस है सियाम स्पिनोपस फ्रॉम इंडिया विथ ए न्यू स्पीसीज सियाम स्पोनिसस गारोनियस। इसकी नई स्पीसीज बताई गई। ये बिलोंग करती है टू द फैमिली ऑफ फ्लैट स्पाइडर। जो फ्लैट स्पाइडर होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका नाम है सेलेनोपिडे। दिस स्पाइडर लाइव्स इन द क्रेवाइकस ऑफ रॉक्स ऑन एनिमल हिल्स। क्रेवाइसिस मतलब होता है दरारें। तो जो ये हिल वाला एरिया है वहाँ पर जो पत्थर पाए जाते हैं उनकी दरारों में ये मकड़ी अपना घर बनाती या फिर पाई जाती है। इसके बाद येलोइश ब्राउन स्पाइडर मेजर्स अबाउट 10 mm इन लेंथ। एक पीले कलर येलोइश ब्राउन स्पाइडर है, पैमाने पर यदि आप देखोगे तो 10 mm लेंथ वाली है। देयर इज ए ब्लैक सर्किल अराउंड इट्स आई। उसकी आंखों के सर्किल में आप देखोगे किस प्रकार का है, काला काला सर्कल बना हुआ है। एंड ब्लैक पैचेस ऑन द एब्डोमेन, और इसका जो एब्डोमेन है, पेट है, उसमें ब्लैक पैचेस हमको दिखाई देते हैं। पैचेस मतलब होता है इसमें जो धब्बे धब्बे बने हुए हैं ना, उनको यहाँ पर ब्लैक पैचेस के नाम दिया गया है। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? इसके अलावा दो नई स्पीसीज की बात करें स्पाइडर्स की, तो वो जो है जंपिंग स्पाइडर की फैमिली के अंतर्गत आ जाती हैं। जंपिंग स्पाइडर फैमिली, जिसको साल्टीसीडाई कहा जाता है। इनको डिस्कवर किए थे हम थार डेजर्ट से राजस्थान में। इसके साथ साथ में कुरीचियार्ड फॉरेस्ट रेंजेस ऑफ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो कूदने वाली मकड़ियां हैं वो राजस्थान और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पकड़ी गई हैं। आफ्रा फ्लेक्सिलिया मिजालरानिसिस, ठीक है, मिया जलारेंसिस, आफ्रा फ्लेसिला, ये थार स्पीसीज है। इज कैरेक्टराइज बाय वाइट फाइन हेयर्स। सफ़ेद इसके महीन बाल हैं। ऑन ब्लैक हेड, इसका ब्लैक हेड है, और ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई हैं इसके पेट पर। दिस स्पाइडर स्टेज एमंग ड्राई लीफ ब्लेड्स। ये कहाँ पर रहती है? जो ड्राई लीफ ब्लेड्स होती हैं वहाँ पर ये स्टे करती हैं। आफ्रा फेसिला कुरिचिडेंसिस वायनाइट स्पीसीज, इसको कैरेक्टराइज किया गया है कैसे करके? रेड पैचेस पाए गए हैं अराउंड आइस, एंड वाइट हेयर्स हैं इसके पेट पर। द बुल्ज्ड, मतलब कि सेब की यदि हम बात करें तो स्टिक आउट के जैसे रहती हैं। तो इसके जो पहले पेयर ऑफ लेग्स है ना, यहाँ पर हमको स्पेशल फीचर्स दिखाई देते हैं इस स्पीसीज के। दिस स्पाइडर लाइव्स इन मोइस्ट डिसिडुअस, मोइस्ट मतलब नम एरिया, और डेसिडुअस, डेस मतलब झड़ने वाला, जो फॉरेस्ट है कुरी चियार्ड वाले एरिया में ये पाई जाती है। जो नेक्स्ट स्पाइडर है स्पीसीज है लैक्स ए वेनम ग्लैंड, और ये बिलोंग करती है कौन सी फैमिली से? फीदर लेग्ड स्पाइडर यूलोबोरिडाई। दिस न्यू species has named as Philoponella rostrials due to presence of a beak-like structure on the male reproductive organ। इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर बीक चोंच जैसी आकृति इसमें पाई जाती है। मतलब कि ये जो नेक्स्ट स्टाइबर की हम बात करें हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो वेनम वाले ग्लैंड हैं उसका अभाव होता है। तो 1 2 3 4 5 5 प्रकार की प्रजाति के बारे में यहाँ पर पूरा अध्ययन हम कर चुके।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जापान से। जापान चाहता है कि जीआई टैग मिलना चाहिए। निहोन्सू एक अल्कोहलिक बीवरेज माना जाता है। बीवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, ठीक है, जैसे बियर हो गई, शराब हो गया। एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो जापान की एम्बेसी बनी हुई है, इसने फाइल किया है एक आवेदन। वो चाहता है कि जीआई इंडिकेशन मिलना चाहिए। निहोन्सू जापानी सेक, ये एक एल्कोहलिक बेवरेज माना जाता है। इट इज़ लर्नड दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ए प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज़ फाइल्ड फॉर ए टैग एट जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई। ऐसा पहली बार ये घटना घटित हो रही है कि विदेश के द्वारा भारत में कहा गया है कि हमको जीआई टैग मिलना चाहिए। डिटेल के हिसाब से यदि देखें तो जापान निहोन्सू इज रिगार्डेड एज ए स्पेशल एंड वैल्यूएबल बेवरेज मेड फ्रॉम फर्मेंटिंग राइस। जापान का कहना है हम राइस को फर्मेंट करते हैं और हम इसका निर्माण करते हैं। आगे बताया जाता है कि जो लोग हैं ट्रेडिशनली इसकी ड्रिंक करते हैं स्पेशल ओकेज़न में, जैसे कि कोई फेस्टिवल है, वेडिंग है, या फिर फ्यूनरल है। फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि में भी पीते हैं। बट इट इज़ आल्सो कंज्यूम्ड ऑन डेली बेसिस, लेकिन आप इसको डेली बेसिस पर भी पी सकते हैं, ठीक। बट इट इज़ आल्सो कंज्यूम डेली बेसिस, दस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड कल्चर इन जापान। इसीलिए जापान की लाइफ स्टाइल, जापान की कल्चर का ये इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। द सेक मार्केट almost are निहोन्सू is second largest brevet liquor market in the जापान। तो इसका जो सेक मार्केट है ऑलमोस्ट, यदि हम बात करें, सब भरा पड़ा है किससे? निहोन्सू से। ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रीवेड लिकोर मार्केट माना जाता है जापान का। तो ये जो निहोन्सू है, थ्री मेन रॉ मटेरियल से मिलकर के बनती है। राइस, कोजिकिन, ये एक प्रकार का फंगल स्पोर होता है। स्पोर मतलब बीजाणु। इसके साथ साथ में वाटर, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोडक्शन ऑफ निहोन्सू फॉलोज एन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेथड, इसको कहते हैं पैरेलल मल्टीपल फर्मेंटेशन, एंड इन्वॉल्व रॉ मटेरियल ट्रीटमेंट। फर्मेंटेशन होगा, रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट होगा, कोजी मेकिंग, स्टार्टर कल्चर मेकिंग, मैश मेकिंग, प्रेसिंग, हीट स्टरलाइजेशन एंड बॉटलिंग। लास्ट में बॉटलिंग आपने कर दी है। ये पूरे इसकी प्रोसेस बताए गए हैं। राइस और जो कोजी है ना यूज़ किया जाता है, ये ओरिजिनेट होना चाहिए कहाँ पर? जापान में।